नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें बताएगा कि सीखने के बारे में हमारी सोच आखिर बनी कैसे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो बड़े बड़े विचारक हुए, उन्होंने इंसान के दिमाग को, मन को कैसे देखा। तो हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। हम एक एक करके हर नजरिए को, हर सोच को करीब से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल सवाल से, एक ऐसी बहस से जिसने शिक्षा की पूरी दुनिया को बदल दिया। सवाल सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब भाई शिक्षा के लिए दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते बना देता है। मतलब क्या ज्ञान बाहर से हमारे दिमाग में भरा जाता है, या वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है और बस बाहर निकलता है। तो यहां पे ना दो बिल्कुल अलग छोर हैं। एक तरफ है जॉन लॉक। उनका कहना था कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका दिमाग एक कोरी स्लेट जैसा होता है, टैबुला रोसा। जो कुछ भी वो सीखते हैं वो अपने अनुभवों से, अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं। और फिर दूसरी तरफ है जियान जाक रूसो। वो कहते थे नहीं, बच्चे तो स्वभाव से ही अच्छे होते हैं। एजुकेशन का काम उन्हें बदलना नहीं, बल्कि उनके नेचुरल डेवलपमेंट में मदद करना है। उन्हें किसी बनावटी नियम कानून में बांधना नहीं है। तो रूसो का ये जो आइडिया था कि बच्चा एक बीज की तरह है। अब देखते हैं कि आगे चलकर बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट ने इस आइडिया को असल जिंदगी में, क्लासरूम में कैसे उतारा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेडरिक फ्रोबेल की, जिन्होंने हमें किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया। किंडरगार्टन मतलब बच्चों का बगीचा। उनके लिए खेलकूद कोई टाइम पास नहीं था। नहीं, वो मानते थे कि खेल ही सीखने का सबसे अच्छा, सबसे नेचुरल तरीका है। फिर आते हैं जॉन डीवी। उन्होंने कहा कि भाई सीखना कोई बैठकर लेक्चर सुनने वाली चीज नहीं है। असली लर्निंग तो करके सीखने से होती है, लर्निंग बाय डूइंग। उनका मानना था कि स्कूल को असल दुनिया का एक छोटा सा मॉडल होना चाहिए, जहां बच्चे असल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सीखें। और फिर हैं मारिया मॉन्टेसरी, जिन्होंने द एब्जॉर्बेंट माइंड यानी सोखने वाले मन का आइडिया दिया। उन्होंने ये नोटिस किया कि बच्चे खास तौर पर अपने शुरुआती सालों में एक स्पंज की तरह होते हैं। अपने आसपास की हर चीज से वो ज्ञान सोखते जाते हैं। उन्हें बस एक सही माहौल और थोड़ी आज़ादी दे दो। तो इन सब में एक कॉमन बात क्या थी? बात यह थी कि इन सभी लोगों ने फोकस को टीचर से हटाकर बच्चे पर डाल दिया। मतलब अब टीचर का रोल ज्ञान देने वाले लेक्चरर का नहीं रहा, बल्कि एक गाइड, एक फैसिलिटेटर का बन गया, जो सीखने में बच्चे की मदद। चलिए, अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब तक हम बच्चे के अंदर की दुनिया, उसकी नेचुरल ग्रोथ की बात कर रहे थे, लेकिन अब फोकस पूरी तरह से पलट जाता है और आ जाता है बाहरी व्यवहार पर, ऐसी चीजों पर जिन्हें हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। ये थे व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्ट्स। इनका एक ही मोटो था, अगर किसी चीज को देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तो वो साइंस नहीं है। सिंपल। इन्होंने दिमाग को एक ब्लैक बॉक्स मान लिया कि अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। हमारा सारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि बाहरी माहौल हमारे बर्ताव को, हमारे व्यवहार को कैसे कंट्रोल करता। इस सोच के 3 बड़े पिलर थे। पहले इवान पावलोव, जिन्होंने बताया कि हम चीजों को जोड़कर सीखते हैं एसोसिएशन से। फिर आए बीएफ स्किनर, जिन्होंने ये साबित किया कि हमारे काम का नतीजा, मतलब इनाम या सजा, ये तय करता है कि हम वो काम दोबारा करेंगे या नहीं। और तीसरे थे एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर यानी बार बार कोशिश करके सीखने पर जोर दिया। लेकिन एक मिनट, क्या सीखना वाकई सिर्फ बाहरी बर्ताव है? वो ब्लैक बॉक्स जिसे व्यवहारवादियों ने इग्नोर कर दिया था, अब वक्त था उसके अंदर झांकने का। और यहीं से शुरू हुई कॉग्निटिव रेवोल्यूशन यानी संज्ञानात्मक क्रांति। यहां सबसे बड़ा नाम आता है जीन पियाजे का। उन्होंने एक कमाल की थ्योरी दी कि बच्चों के सोचने का तरीका उम्र के साथ बदलता है और ये कुछ तय स्टेज में होता है। मतलब एक छोटा बच्चा दुनिया को जैसे देखता है, वो एक टीनेजर के देखने के तरीके से बिल्कुल अलग होता है। और ये डेवलपमेंट एक सेट पैटर्न में होता है। पर सवाल ये था कि क्या ये डेवलपमेंट पूरी तरह से अकेले होता है? लेव वाइगोत्स्की ने कहा नहीं। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD। ये वो मैजिकल जोन है जहां असली लर्निंग होती है। मतलब वो काम जो कोई अकेले तो नहीं कर सकता, पर किसी की मदद से कर सकता है। उनके लिए सीखना एक सोशल प्रोसेस था। और यहीं पर कॉग्निटिव साइंस की सबसे बड़ी डिबेट शुरू होती है। एक तरफ पियाजे, जिनके लिए बच्चा एक अकेला साइंटिस्ट है जो खुद ही दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है। दूसरी तरफ वाइगोट्स्की, जिनके लिए लर्निंग सोशल इंटरैक्शन से होती है, जहां लोग मिलकर ज्ञान बनाते हैं।
सोचिए कितना बड़ा फर्क है। क्या हमारा दिमागी विकास पहले होता है, तब हम सीखते हैं, या हम सीखते हैं और उससे हमारा विकास होता है? तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां आकर हमारा दायरा और भी बड़ा हो जाता है। अब बात सिर्फ व्यवहार या सोच की नहीं, बल्कि पूरे इंसान की होती है। इस नजरिए का मानना है कि अच्छे से सीखने के लिए पहले इंसान की जो बेसिक जरूरतें हैं, उनका पूरा होना जरूरी है। सीधी सी बात है, अगर किसी को भूख लगी हो या वो डरा हुआ महसूस कर रहा हो, तो उसका ध्यान पढ़ाई में कैसे लगेगा? और इसे समझाने के लिए मैस्लो ने एक पिरामिड बनाया जिसे हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। इसमें सबसे नीचे हैं हमारी बेसिक जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान। जब तक ये पूरी नहीं होती, हम सेफ्टी, प्यार या सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच ही नहीं सकते। और इस पिरामिड के टॉप पर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपनी पूरी काबिलियत को हासिल करना। इसी ह्यूमैनिस्टिक सोच को कार्ल रॉजर्स ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। और फिर हार्वर्ड गार्डनर ने तो जैसे एक धमाका ही कर दिया। उन्होंने आईक्यू के आइडिया को ही चैलेंज कर दिया और कहा कि इंटेलिजेंस एक नहीं बल्कि कई तरह की होती है। कोई म्यूजिक में स्मार्ट है, कोई स्पोर्ट्स में, तो कोई लोगों को समझने में। हर कोई अपने अपने तरीके से स्मार्ट होता है। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि कोई एक थियरी जीती नहीं, कोई एक जवाब नहीं है जो हर जगह फिट हो जाए। आज की मॉडर्न एजुकेशन इन सभी बेहतरीन आइडियाज का एक मिक्सचर है। कौन सा तरीका बेस्ट है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सीख रहा है और क्या सीखा जा रहा है। और आखिर में एक सवाल जो सबके लिए है, अगर कोई अपने सीखने के तरीके के बारे में सोचे तो उसे क्या लगता है? क्या वो करके ज्यादा अच्छे से सीखता है, या लोगों के साथ मिलकर, या फिर अकेले कुछ नया खोजकर? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।